पॉपुलर SEQ है, ये वेरी वेल डिस्क्राइब्ड डायग्राम। अभी भी इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एस्टैब्लिश्ड सेफ्टी एजेंट्स। सो द नेक्स्ट ग्रुप इज़ द सिम्पैथोप्लीजिक एजेंट्स। सिम्पैथोप्लीजिक एजेंट्स जो हैं वो किसी भी लेवल पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर ब्लॉक करेंगे तो दे कैन कॉज दी डिक्रीज इन दी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, डिक्रीज इन दी हार्ट रेट, बिकॉज इन फैक्टर्स को ये कंट्रोल करें थ्रू दी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, नाउ द एक्शन कैन बी ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप ब्रेन के लेवल पे ही ब्लॉकेट लगा दें, विच इज़ लाइक कि आपने हेडक्वार्टर को ब्लॉक कर दिया। इमेजिन के कितने साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट इसके थोड़ा सा आप उससे जो है वो डाउन स्ट्रीम आ जाएं और आप ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को ब्लॉक कर दें। देन अगर आप थोड़ा सा उससे मज़ीद थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, यू कैन ब्लॉक द नर्व टर्मिनल्स जहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रही होती है। एंड अल्टीमेटली मैक्सिमम आप प्रिसीजन कहाँ से ले सकते हैं कि यू ब्लॉक दी रिसेप्टर्स, एड्रिनल रिसेप्टर्स को आप ब्लॉक कर दें। आप उससे पीछे वाला सारा सिस्टम जो है उसको ब्लॉक ना करें, खुला रहने दें और आप एंड पे आके ब्लॉक लगाएं। ठीक है, दिस इज़ जस्ट लाइक रोड ट्रैफिक। अगर आप रूट देखें कि एक रूट है, एक बहुत बड़ा हाईवे है, ठीक है, एक बहुत बड़ा हाईवे है, फिर वो आगे से जो है वो बाइफर्केट कर जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो आगे से लेट्स से मल्टीपल और एरियाज़ पे उसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं। ठीक है, मल्टीपल रूट्स चले जाते हैं वहाँ से, और जो दूसरा रूट है वो भी कई और रूट्स पे चला जाता है। ठीक है, इमेजिन कि आपका पर्पस ये था कि आपने इस रूट को ब्लॉक करना है, यू वांटेड टू ब्लॉक दिस वन। ठीक है, पर आपने किया क्या, आपने कहा अच्छा इसको ब्लॉक करना है तो ऐसा करते हैं कि हम ना यहाँ पे कंटेनर रख देते हैं, तो वहाँ तक भी नहीं जाएगा। तो हाँ यस, आपका आउटकम तो मिल जाएगा आपको, लेकिन इमेजिन कि आपने कितने रूट्स डिस्ट्रॉय किए, कितने रूट्स डिस्टर्ब किए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थे। तो ऑल ऑफ दीज ये आपके कोलैटरल डैमेज है जो आपने कॉज कर दिया। ठीक है, फिर आपने सोचा कि अच्छा चलो इतना ऊपर नहीं लगाते, चलो ऐसा करते हैं यहाँ पे ब्लॉक लगा देते हैं। एक रूट आपने सिक्योर कर लिया, चलो ये साइड आपने सेव कर ली, बट देन यहाँ पे भी आपने बहुत सारे और रूट्स हैं जिन्हें ब्लॉक कर दिया। अगेन अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। फिर आपने सोचा चलो थोड़ा उससे भी नीचे आ जाते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। दो रूट्स आपने फिर यहाँ से कहा चलो ये हमने सेव कर दिए। अब एक रूट ऐसा है जो आपने ब्लॉक खामखा किया, एक आपको चाहिए था। अल्टीमेटली आपको आइडिया आता है कि भाई हम सिर्फ यहीं क्यों ना ब्लॉकेट लगाएं, जस्ट ब्लॉक दिस एरिया। पीछे सारा जो हमने पहले ब्लॉकेट लगाया था हम ऐसा करते हैं कि वो नहीं लगाते हैं और वो सारा क्लियर कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट एटलीस्ट उस पार्ट को जो ट्रैफिक जा रही है उसको हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, और हमने सिर्फ और सिर्फ जिस रूट को हमने ब्लॉक करना था हमने उसको कर दिया। सो दिस ऑफर्स मैक्सिमम प्रिसिजन एंड मिनिमम एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक हो गया। चलिए जी, सबसे पहले स्टार्टिंग विद दी सेंट्रली एक्टिंग, जो ब्रेन के ऊपर एक्ट करी हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, वेरी वेल डिस्क्राइब्ड डायग्राम, जिसमें आप देखते हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वेजोमोटर सेंटर के लेवल पे आपकी ड्रग्स जो है वो एक्ट कर सकती हैं। ठीक है, इससे पीछे आप देखें देयर इज मेंशन कि बैरो रिसेप्टर इन द कैरोटिड साइनस, बट ये हमने देखना है कि बैरो रिसेप्टर्स को तो इस वक्त हमारे पास ऐसी कोई ड्रग है ही नहीं जो अफेक्ट कर सके। ठीक है, वी हैव नो ड्रग अवेलेबल जो इन बैरोसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को चेंज कर सके। सो दैट इज़ वाई जो पहली ड्रग कभी डिस्कवर हुई विच कुड प्रोड्यूस द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, वो कौन सी थी, जो वेजोमोटर सेंटर को अफेक्ट कर सकती थी। इन दैट केस हमारे पास मीथाइल डोपा है और हमारे पास क्लोनिडीन है। ठीक है, ग्वानाबेंज, ग्वानाफिसिन भी कुछ ड्रग्स हैं जो एज सेंट्रली सिम्पैथोप्लीजिक एजेंट्स एक्ट करती हैं। इनका बेसिक एक्शन क्या है, दे कॉज स्टिमुलेशन ऑफ द अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ये ब्लॉकेड नहीं कर रही हैं, ये सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो तो डिक्रीज कर रही हैं। टेक्निकली दे आर सिम्पैथोप्लीजिक ड्रग्स कि वो पैरालाइज कर रही हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को, लेकिन जिस रिसेप्टर के ऊपर वो एक्ट कर रहे हैं दे आर कॉजिंग स्टिमुलेशन ऑफ दैट रिसेप्टर, दे आर कॉजिंग स्टिमुलेशन ऑफ द अल्फा 2 रिसेप्टर। अब अल्फा 2 रिसेप्टर की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन द ब्रेन जो आपकी साइनैप्स है जहाँ से आपकी नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रही होती है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो आपका आ रहा होता है, वहाँ पे उसके प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे ना अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर लाइक, एक होते हैं ना चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोज हैं ये। ठीक है, तो जब ये नॉरएपिनेफ्रिन नॉर्मली रिलीज होती है, दिस नॉरएपिनेफ्रिन कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ इट्स ओन रिसेप्टर विच इज़ एन अल्फा 2 रिसेप्टर्स, जो कि एक नेगेटिव फीडबैक रिसेप्टर है।
whenever stimulated it causes auto inhibition, कि ये अपने ही रिसेप्टर को जब नॉरएपिनेफ्रिन स्टिमुलेट करेगी तो ये रिसेप्टर का काम ही ये है कि ये कहते हैं कि अच्छा दैट मीन्स बहुत ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन है जो मुझे आके मेरे ऊपर एक्ट कर रही है, आई नीड टू स्टॉप इट. It will produce a negative signal, it will produce an inhibitory signal and decrease the release of sympathetic discharge. तो ये sympathetic outflow को decrease करेंगी. Utilizing this phenomena, हमारी जो drugs हैं जैसे मिथाइल डोपा है, क्लोनिडीन है, they are also agonists of these receptor. By stimulating this receptor, they cause decrease in the sympathetic nervous outflow. तो जब सिंपैथेटिक नर्वस आउटफ्लो कम होता है, नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट में कम पहुंचती है, हार्ट के रिसेप्टर्स कम स्टिमुलेट होते हैं और हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है. जब हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है तो कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज़ करता है. ठीक है. एंड सिमिलरली हमारे पास जो है वो ब्लड वेसल्स हैं. ब्लड वेसल्स के अंदर जो है जब अल्फा रिसेप्टर्स को इनफ स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, नॉरएपिनेफ्रिन कम आएगी, तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस. और ये दोनों फैक्टर्स मिलके दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू कॉज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. ठीक है. अगेन फॉर रिविजन मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ कि वी नीड टू रिमेंबर दैट द ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन कार्डिक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड द कार्डिक आउटपुट इज फर्दर डिपेंडेंट अपॉन द heart rate and stroke volume. So any factor, if we decrease this or this, we can decrease the blood pressure. यहाँ पे centrally acting drugs क्या कर रही हैं? By decreasing the sympathetic outflow, they are decreasing the heart rate, thereby decreasing the cardiac output, and they are also decreasing the peripheral vascular resistance. Ultimately, these two factors are causing a decrease in the blood pressure. So alpha methyl dopa बहुत commonly use होती थी, अभी भी इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एस्टैब्लिश्ड सेफ्टी इन प्रेगनेंसी. इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्री क्लेम्शिया एक स्टेट होती है विद रेज ब्लड प्रेशर इन द प्रेग्नेंट फीमेल्स. तो ये अल्फा मिथाइल डोपा सेफली दी जाती है प्रेग्नेंट पेशेंट्स में. साइड इफ़ेक्ट क्या है कि सेडेशन कॉज करती है. परसिस्टेंट एक जो है ना वो ये इट कॉजेज इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉग्निशन, मेंटल लैसिट्यूड करती है, कंसंट्रेशन इम्पेयर होती है अगर आप लॉन्ग टर्म एक पेशेंट को एडवाइस करते हैं. एंड एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये इट कॉजेज डिप्रेशन. सो लॉन्ग टर्म थेरेपी एडवाइजेबल अब इन ड्रग्स के साथ नहीं है. शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए स्पेशली इफ़ अ प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंट्स इन इमरजेंसी तो आप उनको दे सकते हैं. एक और इसकी सिग्निफिकेंट बात यह है कि इट कॉजेज़ पॉजिटिव कूम टेस्ट. हीमोलिटिक एनीमिया कुछ पेशेंट्स में ये कॉज कर सकती है. कूम टेस्ट जब पेशेंट का कराते हैं तो वो पॉजिटिव आता है. एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन MCQ पॉइंट एंड अ वाइवा क्वेश्चन कि आपसे ये अक्सर पूछ लेता है कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव है विच कॉजेज़ हीमोलिटिक एनीमिया और विच कॉजेज़ पॉजिटिव कूम्स टेस्ट. सो MCQ पॉइंट से आपको ये बात पता होनी चाहिए. Clonidine is the other alpha-2 agonist. It also produces a hypotensive effect by acting on the alpha-2 receptors in the medulla. इसके जो स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स है वो है ड्राई माउथ एंड सेडेशन. अच्छा ड्राई माउथ जो है ना ये MCQs में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. ऑफन आस्क्ड इन द MCQs अबाउट द ड्राई माउथ विच इज़ डोज डिपेंडेंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्लोनिडीन कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जो रिबाउंड हाइपरटेंशन होती है. ठीक है. अगर एक पेशेंट क्लोनिडीन 1 या 2 डोजेस भी स्किप कर देता है तो देयर इज़ सडन रिबाउंड हाइपरटेंशन. कैसे प्रेजेंट करती है कि टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशंस, हेडेक, स्वेटिंग, BP बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है अप टू मोर देन 220/110. इस तरह से बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर एकदम आता है. ये सब कुछ होता क्यों है? ठीक है. नॉर्मली आप देखिए क्लोनिडीन इज़ एन अल्फा-2 एगोनिस्ट. अल्फा-2 रिसेप्टर्स की हमने क्या बात की थी कि साइनैप्स में से हमने इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस किया और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज़ कर दिया. ठीक है. जब एक कॉन्स्टेंटली क्रॉनिकली आपने सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज़ किया होता है तो इमेजिन द अदर एंड जो आपके रिसेप्टर्स हैं, अल्फा रिसेप्टर्स हैं, आपके बीटा रिसेप्टर्स हैं, इनको कॉन्स्टेंटली जो है वो डिक्रीज्ड नॉरएपिनेफ्रिन जा रही होती है ना, क्योंकि आपने सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज़ किया होता है. उसकी वजह से ये रिसेप्टर्स जो है ये डिप्राइव्ड होते हैं. दीज रिसेप्टर्स आर डिप्राइव्ड और दे आर एगोनिस्ट. एंड जो रिसेप्टर लेवल पे है को ना हर लेवल पर अल्लाह ताला ने रेगुलेशन रखी हुई है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या रेगुलेशन है कि रिसेप्टर्स को ये सिग्नल जाता है कि नॉरएपिनेफ्रिन बहुत कम है तो कहते हैं लेट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट डिप्रीवेशन ऑफ द एगोनिस्ट.
there is upregulation of the receptors in the heart and blood vessels. receptors upregulate हो जाते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत compensate कर सकें, ठीक है. In this situation imagine कि constantly low norepinephrine आ रही थी, receptors का number बहुत increase किया हुआ था peripherally क्योंकि वो receptors को response कम मिलता था. इस स्टेट में एक पेशेंट थेरेपी ले रहा था, सडनली अचानक से उसकी डोज ख़त्म हुई और उसने अपनी ये ड्रग लेना बंद कर दी. ये जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था ये ख़त्म हो गया. दीज रिसेप्टर्स आर नॉट स्टिमुलेटेड एनी मोर बाई द एगोनिस्ट. अब यहाँ से सिंपैथेटिक आउटफ्लो नॉर्मल जो निकल रहा था वो निकलना शुरू हो गया. उसके अंदर जो डिक्रीज़ थी वो ख़त्म हो गई और वो वापस इंक्रीज़ कर गया. नॉरएपिनेफ्रिन जो प्रीवियसली डिक्रीज़ थी वो इंक्रीज़ हो गई और उस नॉरएपिनेफ्रिन ने जाके ये जो इतने ज़्यादा रिसेप्टर्स थे इन सारों को स्टिमुलेट कर दिया, which will ultimately produce a massive increase in heart rate because of the beta stimulation and a massive increase in the peripheral vascular resistance because of the alpha 1 stimulation. ठीक है, and these two will present as hypertensive crisis or we can say rebound hypertension. ठीक है, तो क्लोनिडीन जिस वक्त पेशेंट्स को क्रॉनिकली एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर पे दिया जाता था, उन्हें बहुत ज़्यादा काउंसल करते थे कि आपने अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन नहीं छोड़नी. बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं नहीं मेरा ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में लग रहा है, अब तो मुझे वो सर दर्द नहीं होती जो पहले होती थी. मे बी देयर आर सम फाइनेंशियल रीजंस दे कैन नॉट बाय द ड्रग एनी मोर. सो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर वो क्लोनिडीन की सडनली थेरेपी को स्टॉप करेंगे इट वुड कॉज सुवेयर हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर अपरेगुलेशन. सो इस तरह अगर कोई पेशेंट कभी प्रेजेंट करता था तो उसे कैसे ट्रीट करते थे कि फौरी तौर पे तो आप उसे पहले क्लोनिडीन दो ताकि वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज़ करे एंड देन यू हैड टू गिव सम अल्फा और बीटा ब्लॉकर. जब से अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स बन गए तो अपने रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके उसकी थेरेपी को ट्रीट कर लिया. ठीक है, एक्सेसिव जो उसकी रिबाउंड प्रोड्यूस हुआ था आपने उसको ठीक कर लिया. ठीक है, बट देन बिकॉज ऑफ दिस साइड इफ़ेक्ट्स अब क्लोनिडीन ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है बिकॉज व्हेन वी हैव द ब्लॉकर्स जो रिसेप्टर लेवल पे ब्लॉक कर लेते हैं तो वी डू नॉट नीड अ ड्रग जो कि इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे. और फिर देखें कि थेरेपी एट द लेवल ऑफ पेशेंट ही डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं है कि आप उसे जितना मर्जी काउंसिल करके भेजते हैं, लेकिन अगर पेशेंट ड्रग नहीं लेता तो ही विल एंड अप विद द हाइपरटेंसिव क्राइसिस. सो दैट इज़ द रीज़न कि अब इन ड्रग्स की तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुकी हुई हैं. नाउ वी हैव बेटर ड्रग्स अवेलेबल विद अ सेफर एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल. चलें जी, अब हम अगले स्टेप पे आ गए. हमने सबसे पहले देखा कि जी यहाँ पे इस लेवल पे तो कोई ड्रग हो नहीं सकती. ठीक है, फिर हमने देखा कि जी इस लेवल पे कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं, हमने इनको देख लिया. देन वी हैव द थर्ड पॉइंट कि जी हम गैंग्लिया ब्लॉक कर दें. हमने सोचा कि भाई इतना मेजर बिल्कुल ही हेडक्वार्टर को ब्लॉक ना किया जाए, आप थोड़ा सा नीचे आके गैंग्लिया को ब्लॉक कर दो. ठीक है, व्हेन यू ब्लॉक द गैंग्लिया तो गैंग्लिया में हमें ये रिवाइज करना है कि द रिसेप्टर्स प्रेजेंट आर निकोटेनिक एंड एन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल गैंग्लिया. गैंग्लिया के लेवल पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में भी यही आपके जो है वो रिसेप्टर्स हैं और सिंपैथेटिक गैंग्लिया में भी आपके यही रिसेप्टर्स हैं. तो यहीं से आप इमेजिन कर लो कि हमारा पर्पस सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करना है, पर एज अ कोलैटरल डैमेज हम पैरासिम्पैथेटिक को भी ब्लॉक कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली दिस हैड अ लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स. बहुत ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस थे इसके. हेक्सामेथोनियम ट्राइमेथाफिन अब क्लिनिकली बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते, रिसर्च पर्पसेस के लिए कभी कभी यूज़ किया जाता है. They competitively block the nicotinic receptors which are the N receptors in the ganglia and they cause complete autonomic blockade. By complete autonomic blockade हम क्या कहते हैं कि जी parasympathetic nervous system भी completely आपने block कर दिया और sympathetic nervous system भी आपने completely block कर दिया. So it causes complete autonomic blockade. आपने autonomic transmission ही block कर दी पूरी की पूरी. ठीक है, सो सिम्पैथोप्लीजिया की वजह से क्या होगा कि वो आपको ब्लड प्रेशर तो रिड्यूस करेगी बट दिस इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग लेवल कि आपने सारी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ख़त्म कर दी है. तो सुवेयर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, पेशेंट जो है वो अपनी पोस्चर चेंजेस से भी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट नहीं कर सकेगा. आपने सब रिफ्लेक्सेस को यहाँ पे ख़त्म कर दिया. ठीक है, सो पेशेंट विल हैव सुवेयर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन. पेशेंट कैन प्रेजेंट विद सेक्शुअल डिसफंक्शन जिसकी वजह से उसकी कंप्लायंस पुअर हो जाती है. एंड देन ऑब्वियसली देयर इज़ पैरासिम्पैथोप्लीजिया, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी आपने ब्लॉक कर दिया विच विल कॉज
ऑल द इफेक्ट्स ऑफ मस्करेनिक ब्लॉकेट जो कि आपके होंगे जी, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ग्लोकोमा प्रेसिपिटेट हो सकता है, ब्लड विजन. सो ganglion blocking agents again act at a very proximal level in the autonomic arc और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. द पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकेट इज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर, जो आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको भी हमने कहा कि नो वी डू नॉट वांट यू एनी मोर, थैंक यू. हाँ, ये भी हमने कह दिया बाय बाय, इसको ये हमारे पास थी नहीं. ठीक है, अब हमारे पास अगला ग्रुप आया, हम कहते हैं जी नर्व टर्मिनल को ब्लॉक कर दे. क्या मतलब है इसका है जी, पूरी आर्क से गुजर के सिंपैथेटिक नर्व्स, जब फाइनली जो सिंपैथेटिक नर्व्स आगे जा रही थी, उन सिंपैथेटिक नर्व का जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है उसने नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज़ करनी है और फिर उस नॉरेपिनेफ्रिन ने जाके अपने रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करना है. ठीक है, सो लेट्स से कि हम ये एंड पॉइंट पे नॉरेपिनेफ्रिन को रिलीज़ ना होने दें, बहुत बहुत डिस्टल लेवल पे जाके हम एक ब्लॉक लगा दें, लेकिन हम नॉरेपिनेफ्रिन को रिलीज़ ना होने दें. तो दिस वाज वन मेथड विच वाज प्रपोज्ड. ये भी अब ऑब्सोलीट हो चुका है एंड आई थिंक अब तक यू कैन इस्टेब्लिश कि इसकी वजह क्या है, बिकॉज वी हैव अ मोर प्रिसाइज ऑप्शन अवेलेबल. गोनेथिडीन वॉज वन ऑफ द नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स जो इनहिबिट करती थी रिलीज ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स. वो नर्व एंडिंग्स में जो नॉरेपिनेफ्रिन बनती थी उसको रिलीज़ नहीं होने देती थी. ठीक है, गोनेथिडीन जो है ना, ये पेरिफेरली जो है ना इसके ये रहती थी, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि ये ब्रेन में नहीं जाती थी. ठीक है, तो ये पेरिफेरल जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा थे, हाइपोटेंशन, डायरिया, इम्पेयर्ड एजाकुलेशन, ये पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती थी. The other option was Rezapine. Rezapine क्या करती थी, वेसिकुलर मोनोमीन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती थी, which was responsible for storage of the norepinephrine in the vesicles. तो जो स्टोरेज ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन जब नहीं होती थी तो वो उसके स्टोर्स डिप्लीट हो जाते थे. जब स्टोर्स डिप्लीट हो जाते थे तो नॉरेपिनेफ्रिन ख़त्म हो जाती थी, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज कर जाता था. ठीक है, इसकी रिजपीन इज़ लिपिड सॉल्युबल एंड इट एंटर्स दी CNS, जिसकी वजह से इसके सेंट्रल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, पार्किंसोनियन सिम्टम्स, मेंटल डिप्रेशन, एंड द रीज़न इट वाज टेकन आउट फ्रॉम द मार्केट वाज इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ सुसाइड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट मेंटल लैस्ट्यूड. इसके अंदर इस पेशेंट्स हु वर टेकिंग रिजपीन, उनके अंदर इंसिडेंस ऑफ सुसाइड्स इंक्रीज कर गए थे, जिसकी वजह से दिस वाज देन विदड्रॉन फ्रॉम द मार्केट. सो अगर आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करें फॉर बेटर विजुअल परसेप्शन, आप देखो कि दिस इज़ द लेवल जहाँ पे आपकी गोनेथिडीन एक्ट करती है. इट एक्ट्स एट द लेवल ऑफ योर स्टोर्स, कि आपकी जो नॉरेपिनेफ्रिन की रिलीज़ है फ्रॉम द नर्व टर्मिनल वो उसको ब्लॉक कर देती है. एंड रिजपीन acts at the level of the VMAT. VMAT is the transporter vesicular monoamine transporter. इसको ये ब्लॉक करती है. नॉरेपिनेफ्रिन इज़ नॉट स्टोर्ड इन द वेसिकल्स, जब वो स्टोर्ड नहीं करती तो उसके जो स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं. ओके, सो कंसिडरिंग ऑल द ड्रग्स, अब जिनको अब तक हमने कहा कि नहीं और आप भी नहीं और आप भी नहीं और आप भी नहीं, क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली विद द एडवांसमेंट्स इन मोलेकुलर मेडिसिन, विद द एडवांसमेंट्स इन फार्माकोलॉजी, हमने अल्टीमेटली डिस्कवर कर लिया कि जी ये जो लेवल है ना जहाँ पे आपका रिसेप्टर पड़ा होता है, अगर आप टारगेटेड ड्रग दें सिर्फ और सिर्फ उस रिसेप्टर के अगेंस्ट जिसके थ्रू आपने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, तो फिर आप मैक्सिमली लोकलाइज्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल को. सो दैट इज़ व्हाट वाज एग्जैक्टली डन. 2 रिसेप्टर्स थे हमारे पास जो कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व थे. हाउ? अगेन वापस आते हैं, देखें जी, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस. फॉर योर ईज अब मैं कार्डियक आउटपुट को आपको पहले ही बता चुकी हुई हूँ कि कार्डियक आउटपुट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. तो अब हमने 3 फैक्टर्स लिख लिए जिस पे ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट है. हार्ट रेट विल बी कंट्रोल्ड बाय द बीटा 1 रिसेप्टर्स. स्ट्रोक वॉल्यूम किडनीज़ के भी कंट्रोल में है, मेनली किडनीज़ के कंट्रोल में है. ठीक है, एंड द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस वो आपके अल्फा रिसेप्टर्स के कंट्रोल में है. ठीक है जी. सो व्हेन वी ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर्स वी नो कि हम टारगेट कर रहे हैं पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को. Drugs like Prazosin, Terazosin, Doxazocine are blockers of the alpha receptors. They specifically block alpha 1 receptors in the vasculature, जिसकी वजह से
जब अल्फा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो स्मूथ मसल कंट्रैक्शन इनहिबिट हो जाएगी, देयर विल बी विज़ोडाइलेशन विच विल कॉज डिक्रीज इन द पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस विच विल अल्टीमेटली कॉज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। साइड इफ़ेक्ट क्या है? आप जब ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमने वो जो बैरो रिसेप्टर का जो एक साइकिल पढ़ी थी, जो बहुत इंटरेस्टिंग सी साइकिल है कि आपने ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ किया है तो आपकी बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स ये है कि वो हार्ट रेट को बढ़ा दे ताकि जो आपका कार्डिक आउटपुट है ना वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। सो वेन एवर योर ड्रग्स आर गोइंग टू कॉज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, देयर विल बी रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया produced as a reaction from your body। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या है कि बिकॉज देखो आपने वेसल्स को ब्लॉक कर दिया, आपने वेसल्स के अंदर जो अल्फा रिसेप्टर्स है वो ब्लॉक कर दिए हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को ड्यूरिंग द पोस्चर चेंजेस? थ्रू दी रिफ्लेक्स आर्क्स, थ्रू द बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स सिस्टम्स, थ्रू दी रिफ्लेक्स जो हमारी पोस्चर को रेगुलेट करते हैं, सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन को और ऑल्टर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अकॉर्डिंगली कंट्रोल होता है ताकि हम अगर सोते हुए एकदम से बैठ जाएं या बैठे हुए एकदम से खड़े हो जाएं तो हम वी डू नॉट फील डिजी, हमें कोई चेंज नहीं फील होती बिकॉज आवर बॉडी इज़ कंट्रोलिंग दैट सेकेंड टू सेकेंड, ठीक है। बट व्हेन वी पुट ब्लॉकेड एट वन लेवल, जब हम अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो हम उस आर्क को, वो जो रिफ्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी का, हम उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ़ द पेशेंट इज स्लीपिंग एंड द पेशेंट हैज़ टू सडनली गेट अप एंड लेट्स से गो टू द वॉशरूम, तो वो अगर उठ के फ़ौरन खड़ा हो जाएगा तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बॉडी उस तरह से उसको मैनेज नहीं कर सकेगी एंड द पेशेंट मे फील डिजी, जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट एक्सपीरियंसेस ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ चेंज इन पोस्चर विच इज़ पोस्चर रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये अनअवॉइडेबल है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हीमोडायनेमिक्स रेगुलेट हो जाते हैं, ये चीज़ कम हो जाती है, बट इनिशियली व्हेन द फर्स्ट डोज इज़ गिवन the patient may experience severe orthostatic hypotension। तो first dose phenomena क्या है? Dizziness, decrease in blood pressure observed when a patient changes posture, तो इसे हम first dose phenomena कहते हैं। आप अपने patient को क्या counsel करेंगे कि preferably the patient should take the drug at night, ठीक है। And secondly if they have to get up तो वो slow, पहले वो अगर लेटे हुए हैं तो बैठ जाएं और 1-2 मिनट बैठे रहें, एंड इफ़ दे आर सिटिंग एंड इफ़ दे हैव टू स्टैंड अप तो दे शुड होल्ड समथिंग, होल्ड द वॉल, होल्ड समथिंग टू स्टैंड अप, और उनको सपोर्ट उनके पास होनी चाहिए ताकि वो डिजी फील करें तो वो एकदम से गिर ना जाएं, ठीक है। स्पेशली ओल्डर पेशेंट्स शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू द वॉशरूम्स अलोन, क्योंकि ये उनके लिए कोई खुदा न खास्ता अगर फॉल हो जाती है, हेड इंजरी हो जाती है, दिस कैन बी फेटल फॉर देम। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी होता है। यू कैन विजिट आवर शॉर्ट वीडियोस जो हमने ऑलरेडी ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी पे बनाई हुई है, हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ द रोल ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स इन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। सो दिस इज़ जिसे हम कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार, ठीक है। हाउ कि अगर एक पेशेंट को ऑलरेडी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है एंड द पेशेंट नाउ हैज़ हाइपरटेंशन, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सेपरेट ड्रग फॉर BPH एंड अ सेपरेट ड्रग फॉर हाइपरटेंशन, अगर आप उसको एक अल्फा ब्लॉकर दे देंगे इट विल ट्रीट बोथ ऑफ द कंडीशंस साइमल्टेनियसली। दैट इज़ वाई दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट्स हु हैव कोएग्जिस्टिंग बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। सो एक रिसेप्टर हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स थे, अल्फा 1 रिसेप्टर्स, जो कि कहाँ पे प्रोडोमिनेंट थे? जो वेसल्स में थे, ठीक है। अब अगेन कमिंग बैक टू द सेम इक्वेशन जिसको हम बार बार डिस्कस करते हैं कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू हार्ट रेट into stroke volume into peripheral vascular resistance। peripheral vascular resistance आपने अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके कंट्रोल की थी। हार्ट रेट आपका डिपेंडेंट है अपॉन दी बीटा 1 रिसेप्टर्स। इंटरेस्टिंगली बीटा ब्लॉकर्स have multiple ways through which they cause the antihypertensive effects, and because of the multiple responses ये बहुत popular SEQ है। पूरे मतलब 5 मार्क्स का UHS में और इवन मोर देन 5 मार्क्स नम्स में ये क्वेश्चन आ जाता होता है। अ डिटेल्ड क्वेश्चन अपॉन डिस्क्राइब द रैशनल फॉर यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन हाइपरटेंशन और एक्सप्लेन हाउ बीटा ब्लॉकर्स आर बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो मल्टीपल आपके पास यहाँ पे आंसर्स हैं, स्टार्टिंग विद कि जो आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं, सबसे पहला प्राइमरी रिस्पांस है कि वो जी कार्डिक बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। ये सिंपल सी बात है, कार्डिक बीटा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे, हार्ट रेट डिक्रीज़ करेगा,
हार्ट रेट डिक्रीज़ करेगा तो इन टर्न कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ करेगा, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ करेगा तो वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। अब सेकंड क्या है, there are renal beta 1 receptors. Beta 1 receptors are also present in the juxtaglomerular apparatus in the kidneys, और वो जो renal beta 1 receptors हैं they cause a decrease in the रेनिन। जब आप उनको ब्लॉक करते हैं तो रेनिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती है। जब रेनिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती है तो अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन 2 के लेवल्स डिक्रीज़ कर जाते हैं, और जब एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज़ होती है तो हमने स्टार्ट में देखा था कि देयर आर मल्टीपल एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, डायरेक्ट वेसोकंस्ट्रिक्शन, देन देयर इज़ increase in aldosterone production that causes salt and water retention, then there is increase in sympathetic outflow। तो ये सारा कुछ आप ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। सो बाय डिक्रीजिंग एंजियोटेंसिन 2 आप क्या कर रहे हैं, एंजियोटेंसिन डिक्रीज करने से आप स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन नहीं हो रही है एल्डोस्टेरोन की वजह से, और साथ में आप जो डायरेक्ट उसका सिंपैथेटिक डिस्चार्ज से रिलेटेड इफेक्ट था या फिर जो उसका इफेक्ट था बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट वेसोकंस्ट्रिक्शन, आप उसको भी इम्पेयर कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर देंगे बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एंजियोटेंसिन, और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ कर देंगे बिकॉज ऑफ अ डिक्रीज इन द एंजियोटेंसिन। देन अगेन एल्डोस्टेरोन की हमने बात की, डिक्रीजिंग एंजियोटेंसिन 2 इज गोइंग टू कॉज अ डिक्रीज इन द एल्डोस्टेरोन लेवल विच इज गोइंग टू कॉज अ डिक्रीज इन द फ्लूइड रिटेंशन विच विल अल्टीमेटली रिड्यूस द स्ट्रोक वॉल्यूम विच विल अल्टीमेटली डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट एंड हेंस अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा टाइम देने के लिए एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स जब एक पेशेंट लेता है ना बीटा ब्लॉकर्स, तो सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो आपके नर्व टर्मिनल्स हैं इन द ब्रेन उनमें अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स हैं, वो ऑटो इनहिबिटरी होते हैं। उसी तरह आपके जो बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं ना, ये ऑटो स्टिमुलेटरी होते हैं, ये आपके एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स क्या है कि जितनी नॉरएपिनेफ्रिन को स्टिमुलेट करती है ये पॉजिटिव फीडबैक करते हैं, कहते हैं और प्रोड्यूस हो जाओ और ज़्यादा हो जाओ, ठीक है। सो व्हेन यू ब्लॉक दीज रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक है आप इस पॉजिटिव फीडबैक को इनहिबिट कर देते हैं, तो सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करता है। Then there are certain beta blockers with additional vasodilatory actions. Again इसको हमने डिटेल में कवर किया था in an autonomic pharmacology short videos, आप उसको रिवाइज करें यहाँ से। There are multiple ways in which the additional vasodilatory effects can be produced, जो specially जो हमारी third generation beta blockers हैं like nebivolol, like carvedilol, they have multiple actions like nitric oxide release or alpha and beta blockade. So there are multiple actions जिसके साथ वो additionally vasodilation produce करती हैं in addition to all the points above. So these are the 5 major ways in which beta blockers produce their antihypertensive effect. इसको आप as an SCQ prepare करें, ये exams में बहुत commonly आता होता है। Here we are going to finish this class. If you have any questions, please comment, please ask us and we can respond to them. अभी तक हमने hypertension में कवर कर लिए हैं डायूरेटिक्स और सिम्पैथोप्लीजिक्स, 2 मेजर बड़े ग्रुप्स जो थे उनको हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस द रिमेनिंग ग्रुप्स विच इंक्लूड्स द वेसोडाइलेटर्स एंड द एंजियोटेंसिन मॉडिफाइंग ड्रग्स। अंटिल देन प्लीज़ कीप फॉलोइंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।